नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम 6 क्लास की पॉलिटी का 8 चैप्टर करेंगे, जो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहला था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में ये पूछा गया था भी लोग जैसे वहाँ पे रहते हैं तो वह कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, कैसे अपनी डेली लाइफ चलाते हैं, कैसे वो रोज़ खाने के लिए मतलब पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, आज हम भाई शहरी क्षेत्र में आजीविका पढ़ेंगे। भाई जो लोग शहरों में रहते क्या करते हैं, वो कहाँ पे नौकरी करते हैं, कॉल सेंटर वगैरह में नौकरी करते हैं या किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या कैसे कैसे वो अपनी डेली या लाइफ को चलाते हैं और कैसे कैसे अपने भाई घर परिवार के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है, प्रबंध करते हैं पैसों का। ठीक है, तो आज हम करते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो ये भाई यही पूछा जाता है। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ये भी आगे चलो। अब है सड़कों पर काम करना। ये एक और होता है जो भाई शहर होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग सड़कों पे, जिन्हें हम फेरी वाले बोलते हैं, वो भी ज़्यादा करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वो भाई हर एक चीज़ मतलब जो इस प्रकृति का बैलेंस है, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हमें सब्ज़ी लेने कहीं या और कुछ सामान लेने कहीं और जाना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो उससे हमारा भी घर अच्छे से चलेगा और जो वो आ रहा है उसके भी भाई बच्चे हैं या जो परिवार उनका भी भाई पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि भाई वो भी 2 पैसे कमा लेगा और हमें भी ज़्यादा भाई दुखी नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से एक ये रूटीन है, पूरी पृथ्वी में हर एक चीज़ का ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको डिसबैलेंस करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। ठीक है, जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा है कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरों को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाला बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। ठीक है, सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता है। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं बड़ी सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। इसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क के थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, पानी की पिल व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर था। तो भी अभी आपको पता चल गया होगा, हमारी जो डेली यूज में जितनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो हमें अपने घर के पास ही मिल जाती है। अगर हमें वो घर से दूर लेने जाना पड़े तो वो हमें और ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई दे। तो बज्जू माजी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते थे। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे सब रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरे व्यक्ति रोजगार नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्तों के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस भी अपनी दुकान उठाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ ठेले वाले को घूमने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर
ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। ठीक है भाई, जैसे सवारी वगैरह को इधर से उधर ले जाना, या भाई कोई मोची है, या भाई कोई बार्बर है भाई, हेयर कटिंग का काम करता है, तो इस टाइप से, या कोई सब्जी बेचता है, इस टाइप से भाई अनेकों काम है जो लोग करते हैं सड़क पर। ठीक, हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। ठीक है, ये आपसे निष्कर्ष टाइप में पूछ लिया जाता है क्या ये सही है गलत है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की दर देखा जाता था, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब सभी के लिए उपयोगी, आसानी से चीज़ मतलब, और इनसे भी भाई उन लोगों की आजीविका चलती है। ठीक है, सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों को आवागमन की सहज रूप से हो पाएगा। ठीक है, ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। ठीक है भाई, फिर आता बाजार में। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकान की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का सफ़ेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। ठीक है, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की दुकान नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाने चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी।
बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलताल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता। लेबर चौक वहाँ होता भाई जहाँ पे मजदूर या मिस्त्री होते ना, जहाँ पे हमें कोई भी अपना भाई चिनाई वगैरह का काम कराना तो वहाँ से इनको लेके आते हैं। ठीक है, ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझ ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। जहाँ कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरों में एक तरफ तय करके लगा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। ठीक है, निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये दर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीनों के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर नियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब भाई मालिक को ज़्यादा या तो भाई सामान बनाना हो या भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो। ठीक है, जब या ज़्यादा ऑर्डर आए उनके पास तभी उनको ज़्यादातर बुलाते हैं। साल के बचे हुए महीनों में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर दे कि यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12 घंटे तक काम करते। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा निपुण प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेता से मिलते हैं। ठीक है,
वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्या पर चर्चा करते हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रखती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे मिलते हैं भाई। बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है भाई, छुट्टियां मिलती हैं, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जमा होता है, छुट्टियां मिल जाती हैं और वही परिवार के लिए जो भी मेडिकल सुविधाएं मिल जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी के कार में थकी माथी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, अगर उनका काम उन्हें बाधित है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये पढ़ लेते हैं अभी। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजमर्रा का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसी सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रित दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय होमरूम कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वह कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर इत्यादि होते हैं। ठीक है, भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। या न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यह अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, हमारी जो 6 क्लास की पॉलिटी है वो कंप्लीट हो गई है। कल से हम अपनी 7th की करेंगे। 6th की वही जो स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से कभी कभार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, इनमें से क्वेश्चन अच्छे से बनता ही नहीं। ठीक है, कल हम वही 7th का चैप्टर अपना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और फिर 8th करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।